नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसकी सिर्फ टाइटल ही आपको एक पल के लिए ठिठक कर सोचने पे मजबूर कर देगा। पुस्तक दीप की किताब 2025 आखिरी अलार्म, द वेकअप कॉल। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी एक लूप पर चल रही है? वही सुबह, वही अलार्म की कर्कश आवाज, वही ऑफिस या काम का तनाव, दिन भर सोशल मीडिया पर बस उंगली चलाना और फिर रात को यह सोचकर सो जाना कि कल कुछ अलग होगा। लेकिन वो कल, वो कभी नहीं आता। वो हमेशा एक दिन दूर ही रहता है। हम सब एक आरामदायक धुंध में जी रहे हैं, एक ऐसी मीठी नींद में जहां हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है। हम अपने सपनों को, अपनी सेहत को, अपनी खुशियों को बाद में के लिए टालते रहते हैं। हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा समय होगा, या फिर जब सही मूड होगा। यह किताब आपके उसी इंतजार पर, उस मीठी नींद पर एक हथौड़े की तरह वार करती है। लेखक पुस्तक दीप कोई भविष्यवक्ता नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा निजी और जरूरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही सोते रहे, टालते रहे और खुद से झूठे वादे करते रहे, तो हो सकता है कि आपके लिए, आपके उस शानदार भविष्य के लिए जिसे आप जी सकते थे, 2025 आखिरी साल बन जाए। ये साल वो आखिरी मौका हो सकता है जब आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। यह किताब कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक अलार्म है जिसे आप अब और स्नूज नहीं कर सकते। यह किताब आपको खड़ा करती है उस आईने के सामने जिसे देखने से हम अक्सर डरते हैं, और आपसे एक सीधा सवाल पूछती है कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो और जो जिंदगी तुम जी सकते थे, क्या उन दोनों के बीच की खाई तुम्हें रात में जगाती नहीं? इस खाई को पाटने के लिए, इस गहरी नींद से जागने के लिए यह किताब देती है 3 स्तंभ, 3 शब्द जो आपके लिए मंत्र बन सकते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन; अर्जेंसी, तत्काल; एक्शन, कर्म। अब यह समरी सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। यह आपको बेचैन करने के लिए है, आपको झकझोरने के लिए है, और अंत में आपको उस पहले कदम की ओर बढ़ाने के लिए है जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी वेकअप कॉल के लिए, तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अलार्म, द वेकअप कॉल। टिक टॉक, टिक टॉक। ये सिर्फ आपकी घड़ी की आवाज नहीं है, ये उस सबसे कीमती चीज की आवाज है जो आपके पास है और जो हर पल कम हो रही है। ये आपके समय की आवाज है। चलिए इस अध्याय की शुरुआत एक विचार प्रयोग से करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए अपने आप आ जाएं, लेकिन 3 शर्तें हैं। पहली, आप इस पैसे को अगले दिन के लिए बचा नहीं सकते। दिन खत्म होते ही बचा हुआ पैसा गायब हो जाएगा। दूसरी, आप इसे किसी और को नहीं दे सकते। और तीसरी, आपको ये नहीं पता कि ये कब मिलना बंद हो जाएगा। अब सोचिए, आप क्या करेंगे? आप एक एक रुपए का पूरा उपयोग करेंगे। कोई फिजूल खर्ची नहीं। हर सपना, हर अनुभव जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे, उस पर आप ये धन लगाएंगे। अब इस सच्चाई पर गौर कीजिए। प्रकृति हर सुबह आपके समय के अकाउंट में भी ठीक 86,400 सेकंड जमा करती है, और शर्तें वही हैं। आप उसे बचा नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, और ना ही जान सकते कि ये कब आना बंद हो जाएगा। तो फिर हम इतने लापरवाह क्यों हैं, जबकि समय पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है? हम इन कीमती सेकंड्स को, इन घंटों को, इन दिनों को सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रोलिंग में, फालतू शिकायतों में और कल करूंगा के सबसे बड़े धोखे में क्यों गवा देते हैं?
हम इस किताब के पहले अध्याय में इसी की पड़ताल करते हैं। ये वो अलार्म है जो सिर्फ आपके कानों में नहीं बल्कि आपकी आत्मा में बजना चाहिए। लीवर का स्नूज बटन। हम जागने से क्यों बचते हैं? जब सुबह अलार्म बजता है हम एक बटन दबाते हैं, स्नूज। बस 5 मिनट और, बस 10 मिनट और। ये बस थोड़ा और की आदत सिर्फ नींद तक सीमित नहीं है, हमने इसे अपनी पूरी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, यानी हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले छोटे सुख को भविष्य के बड़े इनाम से ज्यादा महत्व देता है। अभी 1 घंटा रील्स देखने का सुख हमें उस मेहनत से ज्यादा आकर्षक लगता है जो भविष्य को बदल सकती है। हमारा दिमाग आराम चाहता है, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, एक ऐसी आरामदायक गर्म जगह जहां कोई चुनौती नहीं, कोई जोखिम नहीं और कोई विकास भी नहीं। लेकिन याद रखिए, कंफर्ट जोन वो खूबसूरत जगह है जहां सपने और महत्वाकांक्षाएं दफन हो जाती हैं। हम स्नूज बटन इसलिए दबाते हैं क्योंकि जागने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, मेहनत करना, मुश्किलों से जूझना और कभी-कभी असफल हो जाना। और यही असफलता का डर हमें रोक देता है। लेखक कहते हैं 2025 वो साल है जब यूनिवर्स आपका स्नूज बटन छीन रहा है। अब कोई बस 5 मिनट और नहीं, अलार्म पूरी आवाज में बज रहा है। अगर आप अब भी नहीं उठे तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। एक डेडलाइन की शक्ति। 2025 ही क्यों? आपने पार्किंसंस लॉ सुना होगा। कोई भी काम पूरा होने में उतना ही समय लेता है जितना उसके लिए उपलब्ध होता है। एक कहानी से समझते हैं। टीम ए को 6 महीने मिले, टीम बी को 90 दिन। टीम बी ने पहले दिन से काम शुरू किया और पूरा मॉडल बना डाला। फर्क था डेडलाइन का। डेडलाइन हमारे दिमाग से फालतू चीजें निकाल देती है और प्राथमिकता तय कराती है। 2025 आपकी जिंदगी के प्रोजेक्ट के लिए वही डेडलाइन है। ये एक मानसिकता है, किसी दिन को आज में बदलने का जरिया। ये गोल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस को सक्रिय करती है। जैसे जैसे हम लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं हमारी प्रेरणा बढ़ती है। अब इस अध्याय का एक्शन स्टेप, कैलेंडर का सामना। इस ऑडियो को यहीं रोकिए और ये अभ्यास कीजिए। एक कागज और पेन लीजिए। ऊपर लिखिए आज की तारीख, नीचे लिखिए 31 दिसंबर 2025। इन दोनों तारीखों के बीच बचे दिन गिनिए और बीच में लिखिए मेरे पास सिर्फ फिल इन द ब्लैंक दिन बचे हैं। अब 3 कॉलम बनाइए। कॉलम 1, इनएक्शन का परिणाम। अगर कुछ नहीं बदला तो जिंदगी कैसी दिखेगी? कॉलम 2, एक्शन का परिणाम। अगर आज से आप जाग गए और रोज एक्शन लिया तो 31 दिसंबर 2025 तक आप क्या हासिल कर लेंगे? कॉलम 3, पहला कदम। वो सबसे छोटा कदम जो आप अगले 24 घंटों में उठा सकते हैं। ये कागज आपका व्यक्तिगत अलार्म बन जाएगा। हर सुबह ये आपको याद दिलाएगा कि समय बहुत कीमती है। अब आईने का सामना करिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम देखेंगे वास्तविकता का वो चेहरा जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। अध्याय 2, आईना, द मिरर ऑफ रियलिटी। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो है आईना। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के आईने में झांकने की हिम्मत की है? ये आईना झूठ नहीं बोलता, ये आपके बहानों के पार देखता है, आपकी कहानियों के पार, आपके झूठे दिलासों के पार। और जब ये आपको सच्चाई दिखाता है तो अक्सर वो सच्चाई थोड़ी असहज होती है। ये अध्याय उसी आईने की बात करता है जो किसी और के नहीं, आपके अपने जीवन के भीतर रखा है। आत्म धोखे का मनोविज्ञान। हम खुद से झूठ क्यों बोलते हैं? इंसानी दिमाग हमें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसका सबसे शक्तिशाली हथियार है आत्म धोखा। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, जब हमारे एक्शंस हमारी बिलीफ से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, हम कहते हैं सेहत सबसे जरूरी है, पर फिर भी देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। हम कहते हैं परिवार मेरे लिए सब कुछ है, पर पूरे दिन में उनसे ठीक से बात भी नहीं करते। फिर जब अपराध बोध आता है तो दिमाग कहानी बदल देता है।
जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ा मजा भी जरूरी है। यही है वे कहानियां जो आईने पर धूल बनकर चढ़ जाती हैं और धीरे धीरे हम अपने असली चेहरे को देखना बंद कर देते हैं। सच्चाई से भागना, द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। हम सब किसी न किसी रूप में ऑस्ट्रिच इफेक्ट के शिकार हैं। समस्या को देखकर भी उसे न देखने का दिखावा करना। हम अपने बैंक अकाउंट की स्थिति नहीं देखते क्योंकि डर लगता है। हम अपने शरीर की हालत नहीं देखते क्योंकि स्वीकारना कठिन है। हम अपने रिश्तों की दरारों को नहीं देखते क्योंकि वो दर्दनाक हैं। पर याद रखिए, कोई भी घाव भरने से पहले देखा और साफ किया जाता है। ये अध्याय आपकी जिंदगी का वही सफाई अभियान है। जीवन का बेरहम ऑडिट, 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र। अब समय है अपनी सच्चाई का सामना करने का। हम एक ईमानदार लाइफ ऑडिट करेंगे 4 क्षेत्रों में। जवाब सिर्फ खुद को दें, किसी और को नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा। सुबह उठकर क्या आप तरोताजा महसूस करते हैं? क्या बिना हांफे सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? क्या आपकी ऊर्जा दिन भर स्थिर रहती है? अगर जवाब नहीं है तो ये चेतावनी है। आपका शरीर आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। पैसे या सफलता का कोई मतलब नहीं अगर ऊर्जा ही नहीं बची। आर्थिक स्वास्थ्य। आपकी नेटवर्थ क्या है? अगर आज नौकरी चली जाए तो कितने महीने टिक पाएंगे? क्या आपके खर्च नियंत्रण में हैं या बस बहाव में चल रहे हैं? वित्तीय सच्चाई से भागना आसान है, पर उसका सामना करना आजादी देता है। रिश्ते और सामाजिक जीवन। आपके 5 सबसे करीबी लोग कौन हैं? क्या वे आपको ऊंचा उठाते हैं या थका देते हैं? परिवार के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम आपके मानसिक स्वास्थ्य का ईंधन है। याद रखिए, आपकी सफलता का असली मापदंड आपके रिश्तों की गुणवत्ता है, बैंक बैलेंस नहीं। समय और उत्पादकता। अपने फोन का स्क्रीन टाइम खोलिए। देखिए कितने घंटे वास्तव में उपयोगी कामों में गए और कितने घंटे सिर्फ स्क्रोलिंग में खो गए। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर सच्चाई यह है कि प्राथमिकताएं गलत हैं। समय नहीं, ध्यान ही असली मुद्रा है। इस अध्याय का एक्शन स्टेप, आईना अभ्यास। अब एक पेन और कागज उठाइए। 4 शीर्षक लिखिए: स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ते, समय। प्रत्येक के सामने 1 से 10 तक अंक दें और एक वाक्य लिखें क्यों आपने वो अंक दिया। उदाहरण: स्वास्थ्य 4/10 क्योंकि मैं हर समय थका हुआ महसूस करता हूं। फिर पूछिए, मैं यहां से कहां जाना चाहता हूं और क्यों। यह आपका यू आर हियर मानचित्र है। अब आपको दिशा दिखने लगेगी। आईना दर्द देता है, पर यही सच्ची चिकित्सा की शुरुआत है। अब आपने खुद को देख लिया है, बिना फिल्टर, बिना मुखौटे। अगले अध्याय में हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर बदलाव की जड़ में छिपा है। आपका क्यों क्या है। अध्याय 3, क्यों की शक्ति, द पावर ऑफ वाई। कल्पना कीजिए, आपके पास एक बेहद तेज, आकर्षक स्पोर्ट्स कार है, लेकिन उसमें ईंधन नहीं है। वो कार आपकी क्षमता है और ईंधन आपका क्यों। हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ते हैं, पैसा, सफलता, नाम, पहचान। लेकिन अगर उस दौड़ का क्यों स्पष्ट नहीं है तो हर उपलब्धि कुछ ही समय में खाली लगने लगती है। यही कारण है कि अध्याय मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि प्रेरणा के गहरे स्रोत आपके क्यों पर केंद्रित है। प्रेरणा का विज्ञान, दर्द और आनंद। नीत्शे ने कहा था, जिस व्यक्ति के पास जीने के लिए एक क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान 2 शक्तियों से प्रेरित होता है, दर्द से दूर भागना और आनंद की ओर बढ़ना। हमारा मस्तिष्क इस दोहरी ताकत पर चलता है। दर्द हमें बताता है कि ये मत करो, आनंद हमें कहता है कि ये दोबारा करो। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन दोनों को एक साथ जगाते हैं। जब वर्तमान का दर्द असहनीय हो जाता है
और भविष्य की झलक रोमांचक, तो बीच में रहना असंभव हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। अपने क्यों की खोज, 2 शक्तिशाली अभ्यास। अब समय है अपने भीतर झांकने का। हम 2 मानसिक अभ्यास करेंगे। अभ्यास 1, नरक का सामना, द पेन ऑफ इनएक्शन। कल्पना कीजिए 31 दिसंबर 2025 की रात है। आप वही पुराना जीवन जी रहे हैं। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आपकी सेहत वही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी वैसी ही है और सपने अब भी सिर्फ सपने हैं। थोड़ा रुकिए, उस अफसोस को महसूस कीजिए, उस भारीपन को महसूस कीजिए जो दिल में उठता है। ये दर्द सजा नहीं, ये ईंधन है। अभ्यास 2, स्वर्ग की रचना, द प्लेजर ऑफ एक्शन। अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए फिर वही तारीख 31 दिसंबर 2025। लेकिन इस बार आप हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेते रहे। आपका शरीर हल्का है, दिमाग शांत है, बैंक बैलेंस मजबूत है और रिश्ते गहरे हो गए हैं। अब आप अपने जीवन के केंद्र में हैं, थके नहीं बल्कि जीवंत हैं। वो गर्व महसूस कीजिए जो अंदर उठ रहा है। यही है द प्लेजर ऑफ एक्शन। क्यों बनाम क्या। ज्यादातर लोग अपना क्या तो जानते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे फिट होना है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, पर बहुत कम लोग जानते हैं क्यों। क्या दिशा बताता है, क्यों आपको चलाता है। जब आपका क्यों गहरा होता है तो बाधाएं बस सीढ़ियां लगने लगती हैं। मैं किताब लिखना चाहता हूं कहना आसान है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि मैं किताब लिखना चाहता हूं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति वही गलती न दोहराए जो मैंने की, तो वही इच्छा मिशन बन जाती है। इस अध्याय का एक्शन स्टेप, अपना क्यों स्टेटमेंट लिखिए। अब एक कागज लीजिए और ऊपर लिखिए मेरा क्यों स्टेटमेंट। फिर गहराई में जाकर वो पैराग्राफ लिखिए जो सिर्फ तर्क नहीं, भावना से निकला हो। उदाहरण, कमजोर क्यों, मुझे अमीर बनना है। शक्तिशाली क्यों, मैं वित्तीय रूप से आजाद बनना चाहता हूं ताकि अपने माता पिता को वो सुकून दे सकूं जिसके वो हकदार हैं। कमजोर क्यों, मुझे वजन कम करना है। शक्तिशाली क्यों, मैं इतना स्वस्थ बनना चाहता हूं कि अपने बच्चों के साथ बिना थके खेल सकूं। इसे दिल से लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ नोट नहीं, आपका नक्शा और कंपास दोनों होगा। समापन, क्यों की रोशनी। जब भी मन डगमगाए, जब भी दिशा धुंधली लगे, तो इस क्यों स्टेटमेंट को पढ़िए। यह आपको याद दिलाएगा क्यों शुरू किया था। लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन क्यों आपको चाल देता है। ये वो ऊर्जा है जो आपकी हर थकान को मात देती है। अब आपने अपना कारण खोज लिया है, और एक बार जब कारण स्पष्ट हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम सीखेंगे उस शक्ति के बारे में जो क्यों को जमीन पर उतारती है, अनुशासन। अध्याय 4, अनुशासन का चक्रव्यूह, द लैबिरिंथ ऑफ डिसिप्लिन। जब आप अनुशासन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद सख्ती, बोरियत या नियमों की जंजीरें। लेकिन असली अनुशासन सजा नहीं, आजादी है। क्योंकि जब आप अनुशासित नहीं होते तो आप अपने मूड, इच्छाओं और आदतों के गुलाम बन जाते हैं। अनुशासन आपको ये शक्ति देता है कि आप वो करें जो करना चाहिए, चाहे मन करे या ना करे। ये वर्तमान के छोटे ना कहने की हिम्मत है भविष्य के बड़े हां के लिए। मोटिवेशन का मिथक। कई लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं तभी काम करूंगा जब मेरा मूड सही होगा। लेकिन मोटिवेशन एक मेहमान है, वो कभी कभी आता है और जल्दी चला जाता है। सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं, ऐसे रूटीन जो एक्शन को आदत बना दे। क्योंकि सच्चाई ये है, एक्शन मोटिवेशन को पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन को नहीं। जब आप छोटा कदम उठाते हैं तो मन अपने आप कहता है हाँ ये संभव है, और वही छोटी जीत अगले कदम की ऊर्जा बन जाती है। अनुशासन की मांसपेशी, इसे कैसे मजबूत करें? अनुशासन एक गुण नहीं, एक मसल है, और हर मसल की तरह
ये अभ्यास से बनती है। तो आइए कुछ ठोस रणनीतियां सीखते हैं। 1. 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट्स रूल। नई आदत शुरू करने में सबसे बड़ा दुश्मन है जड़ता। शुरुआत करना ही मुश्किल लगता है, इसीलिए नियम सरल है। किसी भी नई आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगे। उदाहरण के लिए, हर दिन 30 मिनट वॉक के बजाय सिर्फ जूते पहनना, हर दिन 10 पेज पढ़ना के बजाय सिर्फ किताब खोलना। जब शुरू करना आसान हो जाता है तो जारी रखना स्वाभाविक बन जाता है। अपने माहौल को डिजाइन करें। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है, हर निर्णय इसे थोड़ा थोड़ा खत्म करता है। इसलिए माहौल को ऐसा बनाइए कि सही काम आसान लगे और गलत काम मुश्किल। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो बोतल अपने बिस्तर के पास रखिए। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो कुर्सी पहले से सेट कर दीजिए। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट दूर रख दीजिए। अनुशासन माहौल से शुरू होता है, मनोबल से नहीं। 3. आदत की जंजीर मत तोड़िए, डोंट ब्रेक द चेन। हर दिन का छोटा टिक मार्क, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे वो जंजीर लंबी होती जाती है और फिर एक दिन आप खुद से कहते हैं अब इसे तोड़ना नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल नहीं बल्कि एक ताकत है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको आइडेंटिटी देती है। आप किताब पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने की आदत वाले इंसान बन जाते हैं। अनुशासन बनाम दंड। बहुत लोग अनुशासन को सजा समझते हैं, पर अनुशासन वो संरचना है जो आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अगर कोई संगीतकार हर दिन रियाज नहीं करेगा तो आजादी से बजाने की उसकी क्षमता ही खत्म हो जाएगी। अगर कोई खिलाड़ी अभ्यास छोड़ देगा तो मैदान में उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। अनुशासन वो दीवार नहीं जो आपको रोकती है, ये वो रास्ता है जो आपको दिशा देता है। इस अध्याय का एक्शन स्टेप, अपना नॉन नेगोशिएबल तय कीजिए। अब आपका अभ्यास शुरू होता है। एक आदत चुनिए, वो जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाए। उदाहरण के लिए 15 मिनट सैर, 10 पेज पढ़ना या 5 मिनट ध्यान। अब उस पर 2 मिनट रूल लगाइए। सोचिए, इस आदत का सबसे छोटा संभव रूप क्या है? फिर उसे अगले 30 दिनों तक नॉन नेगोशिएबल बनाइए। हर दिन कैलेंडर पर निशान लगाइए, बस एक्स मार्क। देखिए, तीसरे हफ्ते तक ये काम आपकी पहचान बन जाएगा और तब आप समझेंगे अनुशासन मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। समापन, अनुशासन का पुरस्कार। एक दिन जब सब सो रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे। एक दिन जब बाकी लोग बहाने बना रहे होंगे, आप अपनी लय में होंगे। और जब नतीजे आएंगे तो वही लोग आपसे पूछेंगे कैसे कर लिया। आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आप जानेंगे ये कोई जादू नहीं, ये अनुशासन की शक्ति है। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम सीखेंगे तत्कालिता की कला, वो भावना जो आलस को चीरकर आपको आज ही कार्रवाई पर मजबूर कर देती है। अध्याय 5, तत्काल की तलवार, द सॉर्ड ऑफ अर्जेंसी। कल्पना कीजिए, आप समुद्र किनारे आराम से बैठे हैं। लहरों की धीमी आवाज, हल्की हवा, मन शांत। अचानक कोई चिल्लाता है, सुनामी। 1 सेकंड पहले जो आलस था वो गायब। कोई बहाना नहीं, सिर्फ फोकस और तेजी। यही है तत्कालिता की शक्ति। जब आपके अंदर वो अनुभव जागता है कि अब नहीं तो कभी नहीं, तो आप ऐसे कदम उठाते हैं जो पहले असंभव लगते थे। टाल मटोल का विज्ञान। टाल मटोल सिर्फ आलस नहीं है, ये डर से जुड़ा है। असफलता का डर, सफलता का डर, परफेक्शन का डर। हर बार जब आप कहते हैं कल करूंगा, तो आप अपने मस्तिष्क को छोटी सी डोपामाइन राहत देते हैं। क्षणिक सुकून, दीर्घकालिक अफसोस। आपका दिमाग आराम को सुरक्षा मानता है, लेकिन आराम ही वो स्थान है जहां सपने मर जाते हैं। तत्काल की भावना को जगाना मतलब अपने भीतर एक ऐसी अग्नि जलाना जो बहानों को जला दे और सिर्फ कार्रवाई छोड़ दे। तत्कालिता का मनोविज्ञान क्यों ये काम करता है? जब दिमाग को डेडलाइन मिलती है, वो फोकस मोड में चला जाता है। इस प्रक्रिया को गोल ग्रेडियंट इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे आप लक्ष्य के करीब आते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ती है। समस्या ये है कि हमारे अधिकांश लक्ष्य कभी न कभी वाले होते हैं, कभी न कभी कभी आता ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि हर लक्ष्य को समय की सीमा दी जाए। जब समय सीमा स्पष्ट होती है तो मन अनावश्यक विचारों को हटाकर एक ही दिशा में सारा ध्यान लगाता है।
तत्काल की भावना कैसे जगाएं। अब 3 तकनीकें सीखते हैं जो आपके अंदर अभी करो की शक्ति जगा देंगी। 1. अपने भविष्य से मिलिए, मीट योर फ्यूचर सेल्फ। कल्पना कीजिए कि आप भविष्य के खुद से मिल रहे हैं। वो जो आज के टालने पर पछता रहा है, वो आप ही की तरह दिखता है, पर थका हुआ है, पछतावे से भरा हुआ। वो आपको देखकर कहता है, काश तुमने उस दिन शुरू किया होता। इस चित्र को दिल में बसाइए। ये डर नहीं, दिशा है। 2. समय को पैसों में बदलिए, कन्वर्ट टाइम इनटू मनी। मान लीजिए आप हर घंटे 500 रुपए कमाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने 3 घंटे यूं ही सोशल मीडिया पर गुजारे तो आपने 1500 रुपए फेंक दिए। समय को पैसों में देखिए और आपका दिमाग तुरंत जाग जाएगा। यह संख्या आपको झकझोर देगी। 3. सिर्फ अगला कदम, जस्ट द नेक्स्ट स्टेप। कभी कभी लक्ष्य इतने बड़े लगते हैं कि हम शुरू ही नहीं करते। इसका हल सरल है। पूरे पर्वत को न देखिए, बस अगला पत्थर देखिए। पूरे अध्याय को नहीं, बस पहला वाक्य लिखिए। पूरे वर्कआउट के बारे में नहीं, बस जूते पहनो। हर छोटा कदम मोमेंटम बनाता है, और मोमेंटम ही वो बल है जो आलस को तोड़ देता है। डेडलाइन का जादू, द पावर ऑफ नाउ। 2025 आपका अंत नहीं, आपकी डेडलाइन है। ये वो वर्ष है जो आपसे कहता है, अब या कभी नहीं। जब आपके मन में एक तारीख लिखी होती है तो हर दिन उसकी तरफ एक कदम ले जाना संभव हो जाता है। इस अध्याय का एक्शन स्टेप, अभी करो सूची। कागज लीजिए और लिखिए, अभी करो सूची, डू इट नाउ लिस्ट। उसमें वो छोटे काम लिखिए जो आप टाल रहे हैं। दोस्त को कॉल करना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना, ईमेल भेजना, बिल भरना, अलमारी साफ करना। अब उनमें से 3 चुनिए और अगले 1 घंटे के अंदर पूरा कर दीजिए। छोटे कदम लेते ही आपका दिमाग एक्शन मोड में जाएगा, और एक बार जब वो मोड ऑन हो गया तो आप रुकना नहीं चाहेंगे। समापन, तत्कालिता का उपहार। तत्कालिता सिर्फ स्पीड नहीं देती, ये स्पष्टता भी देती है। जब आप अभी करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलता है। हर विचार की एक ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा तभी शक्ति बनती है जब वो एक्शन में बदलती है। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम सीखेंगे कर्म की ऊर्जा, वो शक्ति जो सिर्फ सपनों को नहीं, जिंदगी को भी चलाती है। अध्याय 6, कर्म का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है, काश मेरे पास और ज्ञान होता, तब मैं शुरू करता। लेकिन सच ये है, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता और इंतजार में जिंदगी निकल जाती है। बहुत से लोग असीमित जानकारी जुटाते हैं, नई किताबें, नए कोर्स, नए वीडियो, पर मैदान में उतरने से डरते हैं। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, जहां दिमाग दौड़ता है पर पैर जमे रहते हैं। ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति है, वास्तविक शक्ति तब बनती है जब आप उसे प्रयोग में लाते हैं। यही इस अध्याय का केंद्र है। कर्म, कर्म यानी एक्शन, वो चीज जो सपनों को हकीकत में बदलती है। पिछले अध्याय में आपने तत्कालिता की तलवार उठाई थी, अब उस तलवार से रास्ता बनाना है। सिर्फ सोचना नहीं, अब करना है। आइए पहले समझते हैं निष्क्रिय कर्म और सक्रिय कर्म में क्या अंतर है। निष्क्रिय कर्म है जानकारी लेना, योजना बनाना, नोट्स लिखना। ये सब काम जैसा महसूस कराते हैं पर परिणाम नहीं देते। दूसरी ओर सक्रिय कर्म है कुछ बनाना, कुछ बेचना, कुछ करना, जहां असफलता का डर असली होता है पर वहीं असली विकास भी छिपा होता है। अधिकांश लोग सुरक्षित निष्क्रिय क्षेत्र में फंस जाते हैं क्योंकि सक्रिय कर्म में जोखिम है, गलती करने का, आलोचना झेलने का। लेकिन याद रखिए, अगर आप गिरने से डरते रहेंगे तो उड़ना कभी नहीं सीख पाएंगे। जो लोग करते हैं वो ही बदलते हैं, बाकी सिर्फ बात करते हैं। परफेक्शन का जहर और पर्याप्त अच्छा का अमृत। अब बात करते हैं परफेक्शन के जाल की।
कितनी बार आपने कहा होगा कि अभी नहीं, थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा, थोड़ा और तैयारी कर लूं, और वही थोड़ा और आपको सालों पीछे धकेल देता है। परफेक्शनवाद दरअसल डर का दूसरा नाम है, क्योंकि दिमाग कहता है कि अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे। पर याद रखिए, डन इज बेटर देन परफेक्ट। किया हुआ अधूरा काम ना किए गए परफेक्ट प्लान से कहीं ज्यादा कीमती है। पहला ड्राफ्ट खराब होगा, वीडियो का पहला टेक अजीब लगेगा, पहला बिजनेस शायद फेल हो जाए, पर यही असली शुरुआत है। दुनिया के हर सफल इंसान ने गलतियां की हैं, पर उन्होंने रुके नहीं, उन्होंने सीखा, सुधारा और आगे बढ़े। इनकरेजिंग टोन, परफेक्शन का पीछा छोड़िए, प्रगति का पीछा कीजिए। अब बात करते हैं उस नियम की जो आपको हर क्षेत्र में आगे ले जा सकता है, मैसिव एक्शन प्रिंसिपल। इसका अर्थ सरल है, अपेक्षित कदमों का 10 गुना कदम उठाइए, क्योंकि जब आप बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो असफलता अप्रासंगिक हो जाती है। हर प्रयास से आप सीखते हैं और सीख का संचित प्रभाव ही सफलता बनता है। कभी कभी एक्शन का नतीजा तुरंत नहीं मिलता, पर हर एक्शन एक बीज है जो सही समय पर अंकुरित होता है। याद रखिए, किसी भी क्षेत्र में गति ही शक्ति है। जब आप रुकते नहीं तो किस्मत भी आपके साथ चलने लगती है। मैसिव एक्शन का मतलब है ज्यादा कोशिशें, ज्यादा असफलताएं और इसलिए ज्यादा मौके। जब आप 10 गुना प्रयास करते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आपका दिमाग अगर नहीं, सिर्फ कैसे सोचता है। सोचिए, क्या होगा अगर आप रोज केवल 5 छोटे एक्शन लें? 5 मिनट लिखना, 5 लोगों से बात करना, 5 कदम लक्ष्य की ओर बढ़ना। 30 दिन में आपने 150 छोटे कदम पूरे कर लिए होंगे, और वही छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। एक बार एक छात्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मैं कैसे महान बनूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, हर दिन बस कुछ करो, पर करते रहो। यही कर्म का सिद्धांत है, निरंतरता, ना कि परिपूर्णता। अब समय है कर्म की मांसपेशी जगाने का। अपने सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में सोचिए, वो एक चीज जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा आगे ले जाएगी। अब उस लक्ष्य के लिए एक सक्रिय एक्शन चुनिए जिसे आप अभी कर सकते हैं। फोन उठाइए और पहला कॉल कीजिए, लैपटॉप खोलिए और पहला पैराग्राफ लिखिए, जूते पहनिए और बाहर निकल जाइए। अब एक 5 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और बिना रुके वो काम कीजिए। सिर्फ 5 मिनट। यही आपका पहला कदम है कर्म की ऊर्जा को सक्रिय करने का। क्योंकि जब आप शुरू करते हैं, आपका मन विरोध नहीं करता, बल्कि साथ देने लगता है। ये 5 मिनट आपकी जड़ता तोड़ेंगे। ये 5 मिनट आपकी पहचान बदल सकते हैं। याद रखिए, विचार आपको दिशा देते हैं, पर कर्म आपको मंजिल। क्योंकि जीवन बदलता नहीं सोचने से, जीवन बदलता है करने से। तो उठिए, करिए और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके हर एक्शन का जवाब देता है। अध्याय 7, समय का नहीं, ऊर्जा का प्रबंधन। मैनेजिंग एनर्जी नॉट टाइम। हर इंसान को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। समय सबको बराबर मिला है। फिर भी कुछ लोग असंभव लक्ष्य पूरा कर जाते हैं और कुछ कहते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है। असल फर्क समय में नहीं, ऊर्जा में है। आप समय को रोक नहीं सकते, हर सेकंड बीतता है, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को संभाल सकते हैं। यही इस अध्याय का मूल विचार है, समय नहीं, ऊर्जा का प्रबंधन। जब ऊर्जा संतुलित हो जाती है तो वही 24 घंटे आपके लिए चमत्कार बना सकते हैं। ऊर्जा आपकी असली करेंसी है और इस कीमती करेंसी के 4 स्तंभ हैं: शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक ऊर्जा, शरीर की बैटरी। आपका शरीर आपकी बैटरी है। अगर ये कमजोर है तो मन भी थक जाता है। शारीरिक ऊर्जा 3 आधारों से बनती है: नींद, पोषण और गतिविधि। नींद वो रीसेट बटन है जो हर रात आपकी सिस्टम मेमोरी साफ करता है। अगर आप नींद कम करते हैं तो रचनात्मकता और धैर्य
दोनों कम हो जाते हैं। दूसरा स्तंभ है पोषण। आपका खाना सिर्फ स्वाद नहीं, ऊर्जा का ईंधन है। पानी, फल, अनाज और प्राकृतिक भोजन आपकी ऊर्जा को साफ और स्थिर रखते हैं। तीसरा स्तंभ है गतिविधि। लंबे समय तक बैठना ऊर्जा को रोक देता है। हर घंटे थोड़ा चलें, स्ट्रेच करें या हल्की कसरत करें। जब शरीर चलता है तो ऊर्जा बहती है, और जब ऊर्जा बहती है तो जीवन सक्रिय हो जाता है। भावनात्मक ऊर्जा, भीतर की चिंगारी। भावनाएं आपकी ऊर्जा की दिशा तय करती हैं। सकारात्मक भावनाएं आपको चार्ज करती हैं, नकारात्मक भावनाएं आपकी बैटरी लीक कर देती हैं। कभी ध्यान से देखिए, एक खुश खबर पूरा दिन उत्साह से भर देती है और एक बुरा शब्द आपकी ऊर्जा गिरा देता है। अपने जीवन के एनर्जी वैम्पायर लोगों को पहचानिए जो आपको थका देते हैं, और एनर्जी चार्जर लोगों के साथ रहिए जो आपको उठाते हैं। एक सच्ची बातचीत, एक दयालु कर्म या किसी को मुस्कान देना आपकी भावनात्मक ऊर्जा को फिर से जगाता है। भावनात्मक संतुलन का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं के स्वामी बने, दास नहीं। मानसिक ऊर्जा, फोकस की शक्ति। आपका मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर है। अगर आप उस पर कई काम एक साथ खोल देंगे तो वह धीमा पड़ जाएगा। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। वास्तव में हम एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकते हैं। अपने दिन में एक फोकस ब्लॉक बनाइए, 90 मिनट का गहरा ध्यान। इस समय को पवित्र मानिए, न फोन, न नोटिफिकेशन, न विचलन। और जब 90 मिनट पूरे हो जाएं, तो 5 मिनट चल लिए, सांस लें, पानी पिएं। यही लय आपकी मानसिक ऊर्जा को लंबे समय तक स्थिर रखती है। ध्यान बिखरना समय की नहीं, ऊर्जा की बर्बादी है। इसीलिए फोकस आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुशासन है। अब बात करते हैं सबसे गहरी ऊर्जा की, आध्यात्मिक ऊर्जा। ये आपके क्यों से आती है। क्यों आप ये काम कर रहे हैं? क्यों ये सपना आपके लिए महत्वपूर्ण है? जब आपका काम आपके मूल्यों से जुड़ जाता है तो वो थकाता नहीं, ऊर्जा देता है। यही कारण है कि कुछ लोग 12 घंटे काम करके भी खुश रहते हैं और कुछ 2 घंटे में ही थक जाते हैं। अपने क्यों से दोबारा जुड़ना जरूरी है। कभी अपने क्यों स्टेटमेंट को पढ़िए, कभी प्रकृति में टहलिए, कभी किसी और के लिए कुछ कीजिए बिना स्वार्थ के। यही कर्म आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जगाता है। इस अध्याय का एक्शन स्टेप, एक दिन के लिए अपनी ऊर्जा का ऑडिट कीजिए। हर घंटे के अंत में नोट करिए 1 से 10 के बीच आपकी ऊर्जा का स्तर क्या था और आप क्या कर रहे थे। दिन के अंत में देखिए कौन सी गतिविधि आपको चार्ज करती है और कौन सी आपको थका देती है। इस छोटे से अभ्यास से आपको पता चल जाएगा कि कहां से आपकी ऊर्जा आती है और कहां खो जाती है, और यही ज्ञान आपको हर दिन ज्यादा सशक्त बनाएगा। ऊर्जा का प्रबंधन ही जीवन का प्रबंधन है। जिसने ऊर्जा को संभाल लिया, उसने समय और सफलता दोनों को संभाल लिया। अब जब आपकी ऊर्जा स्थिर और केंद्रित है, आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम सीखेंगे सफलता का विज्ञान। वो नियम जो कहते हैं कि कर्म करो पर सिस्टम से। जब ऊर्जा संयमित होती है तो हर कर्म दिव्य हो जाता है। अध्याय 8, ध्यान भंग की दुनिया में फोकस। फोकस इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कभी महसूस किया है कि आपका दिन कब निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता? सुबह की एक छोटी सी नोटिफिकेशन, फिर एक मैसेज, और फिर एक वीडियो के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। आपका ध्यान, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां खरीदने में लगी हैं, धीरे धीरे बिना आवाज के खत्म हो रहा है। मान लीजिए आपके पास रोज 100 ध्यान की इकाइयां हैं। सिर्फ फोन उठाते ही उनमें से 10 इकाइयां गायब हो जाती हैं। हर नोटिफिकेशन, हर टिंग एक इकाई चुरा लेती है। हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। यहां आपका ध्यान ही मुद्रा है और हर ऐप उसका व्यापारी। हमारा दिमाग नॉवेल्टी बायस से संचालित होता है। हर नई चीज, हर चमकता आइकन हमें खींच लेता है। यही कारण है कि फोन की छोटी सी टिंग अब हमारे ध्यान की सबसे बड़ी चोर बन चुकी है। मल्टीटास्किंग का मिथक
और स्विचिंग की कीमत। बहुत लोग गर्व से कहते हैं, मैं मल्टीटास्किंग में अच्छा हूं, पर सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हर बार जब आप काम बदलते हैं, आपका दिमाग एक नया लोडिंग स्क्रीन खोलता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। हर स्विच में आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका ध्यान थोड़ा थोड़ा खर्च होता है। लगातार स्विचिंग से आपकी उत्पादकता लगभग 40% तक घट जाती है और सबसे खराब बात, गलती की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जितनी बार आप किसी दूसरे काम में झांकते हैं, आप अपनी खुद की एकाग्रता को टुकड़ों में बांट देते हैं। फोकस किसी तेज धार की तरह है, एक बार बिखर जाए तो उसे वापस पहना करना समय लेता है। डीप वर्क फोकस की सुपर पावर। कल्पना कीजिए एक कमरे की, जहां कोई आवाज नहीं, सिर्फ आप, आपका लक्ष्य और 60 मिनट का शांत संकल्प। यही है डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट ने कहा था, गहराई से काम करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब आप बिना विकर्षण के एक काम में उतर जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां वक्त धीमा हो जाता है और आप अपने श्रेष्ठ रूप में होते हैं। डीप वर्क के 3 स्तंभ। पहला, टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में फोकस के लिए नॉन नेगोशिएबल ब्लॉक बनाइए। ये वो समय हो जब कुछ भी फोन, मीटिंग या व्यक्ति आपको न छुए। और दूसरा, डिजिटल फोर्ट्रेस। अपने फोन को दूसरे कमरे में रखिए, विकर्षक साइट्स को ब्लॉक कीजिए, जो चीज आपका ध्यान खा रही है उसे कुछ घंटों के लिए उपवास दीजिए। और तीसरा, फिजिकल फोर्ट्रेस। शांत जगह चुनिए, दरवाजा बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और खुद को एक मिशन पर भेज दीजिए। फोकस एक मांसपेशी है। फोकस कोई गुण नहीं, एक मांसपेशी है, और हर मांसपेशी की तरह यह भी अभ्यास से मजबूत होती है। शुरुआत में मन भटकेगा, आप बार बार फोन की ओर देखेंगे, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, आपकी फोकस मसल थोड़ी और मजबूत हो जाती है। फोकस सिर्फ ध्यान की बात नहीं, ये आत्मसंयम की बात है। हर बार जब आप ना कहते हैं किसी विकर्षण को, तो आप हां कहते हैं अपनी महानता को। इस अध्याय का एक्शन स्टेप। आपका पहला डीप वर्क सत्र। अब समय है अभ्यास का। अगले 24 घंटे में अपने कैलेंडर में एक 60 मिनट का फोकस सत्र शेड्यूल कीजिए। एक MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क चुनिए, वो काम जो आपके लिए सबसे जरूरी है। फिर अपना डिजिटल और भौतिक किला तैयार कीजिए। फोन दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें और खुद से वादा करें कि अगले 60 मिनट सिर्फ ये काम। टाइमर सेट करें और शुरू हो जाइए। आप देखेंगे पहले 10 मिनट मुश्किल लगेंगे, पर जैसे जैसे आप गहराई में उतरेंगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा और जब सत्र पूरा होगा, आपको ऐसा संतोष महसूस होगा जैसे ध्यान से लौटे हों। यह पहला सत्र ही आपका टर्निंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि इस 1 घंटे में आपने अपने ध्यान को वापस जीता है, दुनिया के शोर के बीच अपनी मौन शक्ति को खोजा है। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम सीखेंगे कि असफलता को कैसे देखना है, हार के रूप में नहीं, बल्कि सीख और नए आरंभ के अवसर के रूप में। अध्याय 9, असफलता सीखने का एक हिस्सा। फेलियर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। बचपन में जब हम चलना सीख रहे थे, हम बार बार गिरते थे, कभी सिर टकराता था, कभी घुटने छिल जाते थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम उठे, फिर चले और एक दिन बिना सहारे के दौड़ने लगे। अब सोचिए, वही इंसान जो बचपन में गिरकर उठना जानता था, बड़ा होकर असफलता से डरने क्यों लगता है? क्योंकि हम बड़े होते होते एक झूठ मान लेते हैं कि गलती करना बुरा है। असफलता का डर सीखा हुआ व्यवहार। हमारा समाज, हमारी शिक्षा हमारे भीतर एक डर बो देती है कि अगर असफल हुए तो शर्मिंदगी होगी। स्कूल में जब अंक कम आते हैं तो कहा जाता है, तुम फेल हो गए। कोई नहीं कहता, तुमने सीखा। यहीं से शुरू होती है हमारी कंडीशनिंग।
हम असफलता से नहीं, उससे जुड़ी धारणा से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, असफलता पहचान पर हमला नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार जब आप असफल होते हैं, जीवन आपको नया डेटा देता है। ये डेटा बताता है कि क्या नहीं चला, ताकि अगली बार आप और सटीक कदम उठा सकें। सफलता की कहानियों के पीछे की सच्चाई। थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग किया, तब जाकर बल्ब बना। किसी ने पूछा, आप 1000 बार फेल हुए, थके नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन, इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक, कहते हैं कि मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए, 300 गेम हारे, और फिर भी मैं सफल हुआ क्योंकि मैं असफल होता रहा। J.K. रॉलिंग हैरी पॉटर लिखने से पहले कई बार रिजेक्ट की गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानती थीं असफलता बस यात्रा का मोड़ है, अंत नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। अब सोचिए, किसी असफलता पर आपका मन कैसे प्रतिक्रिया देता है? क्या आप सोचते हैं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, या फिर मैंने अभी तक सीखा नहीं? यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, प्रतिभा स्थिर है, अगर आप फेल हुए तो इसका मतलब आप में कमी है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि क्षमताएं मेहनत और सीख से बढ़ती हैं। असफलता बस ये संकेत है कि रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। जब आप कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, तो बस एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी तक। मैं ये नहीं कर सकता, अभी तक। ये छोटा सा शब्द आपकी मानसिकता बदल देता है, क्योंकि अब आप बंद नहीं, खुले हुए व्यक्ति हैं, जो सीखना चाहता है, बढ़ना चाहता है। असफलता का विज्ञान। सफलता के पीछे जितनी मेहनत होती है, उतनी ही असफलताएं भी होती हैं। लेकिन लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, कहते हैं, वाह क्या सफलता है। वे वो रातें नहीं देखते जब किसी ने हार मानने की सोची थी, पर फिर उठकर एक और कोशिश की थी। हर असफलता आपको 2 रास्ते देती है, या तो डर में ठहर जाओ या सीख लेकर आगे बढ़ो। वो लोग जो गिरकर भी चलते रहे, आखिर में इतिहास बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने असफलता को शिक्षक की तरह देखा, दुश्मन की तरह नहीं। असफलता का अभ्यास, अपना फेलियर रेज्यूमे। अब वक्त है एक छोटे से अभ्यास का। एक कागज लीजिए और ऊपर लिखिए, मेरा असफलता बायोडाटा। इसमें अपनी 5 से 10 बड़ी असफलताएं लिखिए। वे प्रोजेक्ट्स जो पूरे नहीं हुए, वे मौके जहां हिम्मत टूट गई, या वो समय जब किसी ने ना कहा। हर असफलता के सामने बस एक लाइन लिखिए, इससे मैंने क्या सीखा। हो सकता है शुरू में थोड़ा अजीब लगे, पर जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी असफलताएं ही आपकी असली शिक्षिकाएं रही हैं। ये बायोडाटा आपकी सबसे ईमानदार दस्तावेज होगा, जो आपको याद दिलाएगा कि गिरना बुरा नहीं, रुक जाना बुरा है। समापन। असफलता कोई रुकावट नहीं, ये एक दिशा है। ये बताती है कि कहां नहीं जाना है, ताकि आप वो रास्ता चुनें जहां जाना चाहिए। हर असफलता आपकी यात्रा का एक अध्याय है, जिसे अगर आपने समझ लिया तो सफलता उसका अगला पन्ना बन जाएगी। अब जब आप अपने असफलता बायोडाटा को देखेंगे, तो गर्व महसूस करें, क्योंकि वो पन्ने ये साबित करते हैं कि आपने कोशिश की, और कोशिश ही इंसान की असली पहचान है। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम भविष्य की झलक देखेंगे, वो 2026 का सूर्योदय, जहां नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। अध्याय 10, 2026 का सूर्योदय। याद है, हमने इस यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? एक अलार्म की आवाज से, उस टिकटॉक से जो हमें याद दिलाती थी, समय किसी का इंतजार नहीं करता। और आज
हम वहां पहुंच चुके हैं जहां अलार्म का शोर धीरे धीरे एक मधुर सुबह में बदल गया है। कल्पना कीजिए, 1 जनवरी 2026 की सुबह। सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही है। आप उठते हैं और महसूस करते हैं कुछ तो बदल गया है। शरीर हल्का है, सांसों में ताजगी है। आईने में जो चेहरा दिखता है वो अब थकान से नहीं, एक नई शांति और चमक से भरा है। ये वही आप है, लेकिन अब पहले वाले नहीं। अब आपके भीतर एक स्थिर आत्मविश्वास है, एक स्पष्टता है कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। बदलाव की तस्वीर। आपके बैंक बैलेंस में जादू नहीं हुआ, पर अब नियंत्रण है और प्रगति भी। आप अपने पैसों के मालिक हैं, न कि उनके गुलाम। रिश्तों में गहराई आई है। अब बातें सतही नहीं, सच्ची हैं। परिवार में मुस्कानें हैं और आपके शब्दों में गर्मी। आपके भीतर की दौड़ अब शांति में बदल चुकी है। आप जानते हैं कि सब कुछ एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन आपने उस दिशा में हर दिन एक कदम जरूर रखा है। यही असली जीत है, क्योंकि ये यात्रा गंतव्य तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि खुद को जानने की थी। खेल का अंत नहीं, नए स्तर की शुरुआत। कई लोग सोचते हैं कि 2025 अंत था। नहीं, ये तो बस तैयारी थी। आपने मछली पकड़ना नहीं, मछली पकड़ना सीखा है। आपने लक्ष्यों से ज्यादा आदतें बदली हैं। 2025 आपकी फिनिश लाइन नहीं थी, ये आपका ट्रेनिंग ग्राउंड था। डिसिप्लिन, अर्जेंसी, एक्शन। अब ये आपकी नई ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको बस इसे चलाते रहना है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस रोज की लय में। गति बनाए रखने का सिस्टम। याद रखिए, गति तब तक टिकती है जब तक सिस्टम मौजूद हो। तो आइए अपना सिस्टम बनाएं। पहला, साप्ताहिक समीक्षा। हर रविवार सिर्फ 30 मिनट अपने साथ बैठिए। लिखिए, इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ, कहां सुधार की जरूरत है, और आने वाले हफ्ते की 3 प्राथमिकताएं क्या हैं। यह साधारण अभ्यास आपको दिशा में रखेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आप ऑटो पायलट पर ना लौटें। दूसरा, त्रैमासिक समीक्षा। हर 90 दिन बाद अपने बड़े लक्ष्यों की जांच करें। देखिए, क्या आपने प्रगति की, किसी गलती से क्या सीखा, और सबसे जरूरी, अपनी छोटी छोटी जीतें मनाइए, क्योंकि जश्न सिर्फ नतीजों का नहीं होता, प्रयासों का भी होना चाहिए। प्रभाव का विस्तार, द रिपल इफेक्ट। अब सोचिए, जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। आपकी शांति, आपका अनुशासन, आपका आत्मविश्वास, ये सब लोगों को छूते हैं। आपके परिवार के लिए आप एक उदाहरण बनते हैं, सहकर्मियों के लिए प्रेरणा, और समाज के लिए एक संकेत कि इंसान खुद को बदल सकता है। आपकी बेहतरता एक लहर की तरह फैलती है, एक रिपल इफेक्ट। आपके शब्द, आपके कर्म किसी और के जीवन की दिशा बन सकते हैं। इस अध्याय का एक्शन स्टेप, भविष्य के लिए एक पत्र। अब एक आखिरी अभ्यास। एक कागज और एक लिफाफा लीजिए। ऊपर लिखिए, मेरे भविष्य के स्व के नाम। फिर तारीख लिखिए, 1 जनवरी 2026। अब अपने दिल से लिखिए, अपनी उम्मीदें, अपने डर, अपने वादे। लिखिए कि क्यों ये यात्रा आपके लिए महत्वपूर्ण थी, क्या बदला और क्या अभी बदलना बाकी है। जब ये पत्र आप अगले साल खोलेंगे तो ये आपको याद दिलाएगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। ये एक टाइम कैप्सूल होगा, आपकी जवाबदेही, आपकी कहानी। समापन, सूर्योदय की रोशनी। अब जरा बाहर देखिए, सूरज पूरी तरह उग चुका है। उसकी रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैल रही है और हर किरण आपको एक बात कह रही है, असली कहानी अब शुरू हो रही है। 2025 ने आपको जगाया, तैयार किया
और अब 2026 आपको बुला रहा है। ये नया साल कोई कैलेंडर नहीं, ये एक चेतना है, एक वादा है कि आप अब सोए नहीं रहेंगे। तो उठिए, गहरी सांस लीजिए और उस रोशनी में कदम रखिए जो आपने खुद अपने कर्म से बनाई है। क्योंकि सूर्योदय सिर्फ आसमान में नहीं, अब आपके भीतर भी हो रहा है। आखिरी जागरण। अब हम पुस्तक दीप की किताब 2025 आखिरी अलार्म द वेकअप कॉल के सफर के अंत पर पहुंचे हैं। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है आपकी अपनी कहानी की। याद है हमने कहां से शुरुआत की थी? एक अलार्म से। वो टिकटॉक जो आपको हर पल याद दिला रही थी कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। हमने वो आवाज सुनी, आईने में खुद को देखा, अपने क्यों को पहचाना और 3 स्तंभों को समझा। अनुशासन, तत्कालिता और कर्म। यही 3 स्तंभ आपकी नई जिंदगी की नींव है। अब अगर आप इन पे टिके रहे तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहेगा। अब आपकी आखिरी परीक्षा है। इस ऑडियो को बंद करने के बाद अगले 5 मिनट में एक छोटा सा काम कीजिए, वो जो आप लंबे समय से टाल रहे थे। हो सकता है वो जिम में कॉल करना हो, किताब का पहला पन्ना खोलना हो, अपने बिजनेस प्लान का पहला शब्द लिखना हो, या बस 5 मिनट टहलना ही क्यों ना हो। क्योंकि हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। वो पहला कदम ही फर्क डालता है। वो छोटा सा एक्शन ही आपको ठहराव से आगे बढ़ाता है। याद रखिए, अब नहीं जागे तो कभी नहीं। ये कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो आपको आपकी क्षमता दिखाता है। हर सुबह जब अलार्म बजे तो उसे शोर मत समझिए, वो पुकार है आपके भीतर के उस हिस्से की जो अब और सोना नहीं चाहता। आपके पास समय सीमित है, पर आपकी संभावना असीम। बस जागना है, चलना है और रुकना नहीं है। अगर इस किताब ने आपको जरा सा भी सोचने, रुकने या खुद को बदलने की प्रेरणा दी, तो इसका उद्देश्य पूरा हुआ। अब दुनिया आपकी कहानी सुनने को तैयार है। आपका अगला कदम किसी और के लिए उम्मीद बनेगा। तो उठिए, गहरी सांस लीजिए और उस रोशनी में कदम रखिए जो आपने खुद अपने कर्म से जगाई है। क्योंकि सूर्योदय अब सिर्फ आसमान में नहीं, आपके भीतर भी हो रहा है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान, इन्हें अब अपनी जिंदगी को दीजिए। आपकी असली कहानी अब शुरू होती है।